विदेशी कंपनियों और उनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक ऐसा शख्स जिसकी मौत इत्तेफाक या यूं कहे किसी रणनीति के तहत उसी दिन हुई जिस दिन उसका जन्मदिन था। इसे इत्तेफाक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उस दिन राजीव दीक्षित को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ लोग इसे सोची समझी साजिश यानी कि सीधे सीधे मर्डर भी कहते हैं, क्योंकि राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम ही नहीं किया गया। सोचकर देखिए, आखिर देश की इतनी बड़ी शख्सियत की मौत अचानक हो जाती है और उसके लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। शायद यही वजह है कि राजीव दीक्षित की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। राजीव दीक्षित जुकाम से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से करने के दावे करते थे। ये सुनकर शायद आपको बाबा रामदेव की याद आई होगी, और आनी भी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद को लेकर जो दावे आज बाबा रामदेव करते हैं उनकी शुरुआत राजीव दीक्षित ने ही की थी। राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन भी है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। वैसे राजीव दीक्षित के समर्थकों की माने तो अगर आज वे जिंदा होते तो भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद का शायद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके होते, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। राजीव दीक्षित के बारे में अगर शुरुआत से बताऊं तो इनका जन्म 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपनी शुरुआती पढ़ाई तो राजीव दीक्षित ने गाँव से ही की, लेकिन क्योंकि वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्हें फिरोजाबाद भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक की पढ़ाई पूरी की और IIT खड़गपुर से एमटेक की डिग्री। हालांकि आपको ये जान भी लेना चाहिए कि राजीव दीक्षित की पढ़ाई को लेकर कुछ विवाद भी है, क्योंकि साल 2015 में एक RTI के जवाब में IIT कानपुर ने बताया कि राजीव दीक्षित नाम का कोई भी स्टूडेंट उनके यहाँ से पास आउट छात्रों की लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा अपने एक वीडियो में राजीव दीक्षित दावा करते हैं कि उन्होंने फ्रांस से PhD की थी और CSIR में एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च का काम भी किया। इसे लेकर भी किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं है। खैर, इन बातों से आगे बढ़ते हुए आपको ये बता दें कि राजीव दीक्षित के दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और हो सकता है कि इसी वजह से आंदोलनकारियों वाले गुण उनमें भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजीव दीक्षित ने इलाहाबाद में ही बीटेक के दौरान अपने कुछ साथियों और टीचर्स के साथ मिलकर आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने उस वक्त ये ठान लिया था कि भारत को विदेशी सामानों से मुक्त कराना है। राजीव दीक्षित न सिर्फ विदेशी सामानों से बल्कि विदेशी भाषाओं से भी नफरत करते थे। उनका मानना था कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में हिंदी को ही ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा। वैसे इससे जुड़ी एक कहानी आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि जब राजीव दीक्षित बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त एक रिसर्च के लिए वे नीदरलैंड देश के एम्स्टर्डम शहर गए। वहाँ पर एक सम्मेलन में उन्हें अपना रिसर्च पढ़कर सुनाना था। उन्होंने अपना रिसर्च अंग्रेजी भाषा में पढ़ना शुरू किया ही था कि तभी उन्हें एक डच वैज्ञानिक ने रोका और राजीव दीक्षित को अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी में वो रिसर्च लेटर पढ़ने को कहा। उस वक्त राजीव दीक्षित बोले कि अगर मैं अपनी मातृभाषा यानी हिंदी में से पढ़ूंगा तो यहाँ मौजूद किसी भी शख्स को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इस बात पर उस डच वैज्ञानिक ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, यहाँ सभी के पास ट्रांसलेशन इक्विपमेंट है। जिस तरह से सभी देश के लोगों ने अपना रिसर्च पेपर अपने देश की भाषा में पढ़कर सुनाया, वैसे आप भी अपनी भाषा हिंदी में ही इसे पढ़कर सुनाएं। कहते हैं इस घटना ने राजीव दीक्षित के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उस दिन राजीव दीक्षित देश की मातृभाषा का महत्व समझ चुके थे, इसीलिए भारत लौटकर उन्होंने इस बात पर बहुत सोचा और फिर इसे लेकर भी अभियान चलाया कि देश की एजुकेशन सिस्टम में हिंदी भाषा को ही तवज्जो होनी चाहिए। जिस तरह से हर देश के लोग अपनी भाषा को ही प्रायोरिटी देते हैं, वैसे हमें भी हिंदी बोलने से शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपको राजीव दीक्षित के कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व को बताया। वहीं राजीव दीक्षित की माने तो अंग्रेजी मूर्खों की भाषा है। जी हाँ, राजीव दीक्षित ने हमेशा ही अपने भाषणों में कहा है कि अंग्रेजी मूर्खों की भाषा है, क्योंकि अगर BUT बट और CUT कट होता है तो PUT पट होना चाहिए, और अगर PUT पुट होता है तो फिर BUT बुट और CUT कुट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। चेयर चेयर होता है, लेकिन वही केमिस्ट्री को केमिस्ट्री कहते हैं। ये भी तो केमिस्ट्री होनी चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी भाषा का तो कोई और छोर है ही नहीं, इसीलिए ये मूर्खों वाली भाषा है। वैसे साल 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसके बाद ही राजीव दीक्षित का नाम सुर्खियों में आया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि उनका दावा ये भी था कि यूनियन कार्बाइड वाला इंसिडेंट कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी। अमेरिकी कंपनी ने एक्सपेरिमेंट के लिए भारतीयों का इस्तेमाल किया। अब क्योंकि राजीव दीक्षित इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर सके, इसीलिए उनके इस दावे का कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस घटना के बाद राजीव दीक्षित की पहचान बन गई। फिर यहाँ से उन्होंने विदेशी कंपनियों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर दिया। उन्होंने देश भर में घूम घूम भाषण देना शुरू किया। इन भाषणों में वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन
विल्सन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की आलोचना करते थे। राजीव दीक्षित अगर अपने भाषण में ये कहा करते थे कि भारत का वर्तमान लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी जैसा है जिसे बदलना चाहिए। वे हमेशा कहते थे कि भारत में 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने चाहिए। वही राजीव दीक्षित ही वो शख्स है जिन्होंने पेप्सी, कोका कोला और कोलगेट जैसी कंपनियों के लिए भारत में खूब बवाल मचाया। उनका साफ साफ कहना था कि ये विदेशी लोग ही हमारे देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स हमें दोगुने दाम पर बेचते हैं और मुनाफा अपने देश भेजते हैं। वहीं राजीव दीक्षित ने इन प्रोडक्ट्स में जहर के सप्लीमेंट्स होने की भी बात कही। उनका कहना था कि इनके प्रोडक्ट्स में वो इंग्रेडिएंट्स मिला होता है जिसका इस्तेमाल टॉयलेट क्लीनर में होता है। यानी उनका ये कहना था कि इन्हें पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनका ऐसा मानना था कि इन कंपनियों ने हमारे देश में धन को कम कर दिया है जिससे भारत और गरीब होता जा रहा है। वहीं राजीव दीक्षित अपने दावों के लिए भी जाने जाते थे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह और ममता बनर्जी तक के लिए उन्होंने बहुत से दावे किए। उनका कहना था कि एडविना ने जवाहरलाल नेहरू को ब्लैकमेल करके देश का विभाजन करवाया। वहीं मनमोहन सिंह को तो उन्होंने यूएस का एजेंट कह दिया। हालांकि बहुत से लोग अब ये भी मानते हैं कि राजीव दीक्षित के दावों का कोई तुक नहीं होता था। वैसे आपको बता दें कि उन्होंने अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले के बारे में भी एक दावा किया। उन्होंने कहा था कि यह हमला खुद अमेरिका ने करवाया। हालांकि उनके इस दावे का कोई अंजाम निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन इन दावों से उनकी प्रसिद्धि में खूब इजाफा हुआ। देश भर में उनके लाखों फॉलोअर्स इकट्ठा हो गए। राजीव दीक्षित आयुर्वेद के भी बहुत बड़े फॉलोअर थे। वे आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथी से बेहतर बताते हुए कहते थे कि भारत का मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद पर बेस्ड होना चाहिए। कहा जाता है कि देश में गौमूत्र के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का श्रेय इन्हीं को जाता है। आज जैसे बाबा रामदेव आयुर्वेद के जरिए बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज की बात करते हैं, इसकी शुरुआत राजीव दीक्षित ने की। वहीं राजीव दीक्षित का खुद भी ये कहना था कि पिछले 20 सालों से उन्होंने कभी किसी चीज के लिए एक गोली भी नहीं खाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2009 में राजीव दीक्षित की मुलाकात बाबा रामदेव से हुई। फिर दोनों ने मिलकर काला धन के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की कि एक पार्टी बनाएंगे और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि आंदोलन शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही राजीव दीक्षित की मौत हो गई। राजीव दीक्षित की मौत 30 नवंबर साल 2010 की रात छत्तीसगढ़ के भिलाई BSR अपोलो अस्पताल में हुई। दरअसल नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव छत्तीसगढ़ दौरे पे थे, जहां उन्हें अलग अलग जगहों पर भाषण देना था। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगहों पर भाषण देने के बाद जब 30 को वो भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें दुर्ग में रोका गया। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भिलाई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर वहां से अपोलो BSR हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद एक चार्टर्ड विमान से राजीव के शव को हरिद्वार लाया गया। राजीव के समर्थकों का कहना है कि उस रोज राजीव का शव बैंगनी और नीला पड़ गया था। उनकी स्किन उधड़ी लग रही थी, नाक के आसपास काले नीले रंग का खून जमा हो गया था। ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों को शक हुआ कि ये स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि ये हत्या है। ये देखकर कई लोगों ने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन राजीव के परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और फिर आखिर में राजीव दीक्षित का हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया गया। अब क्योंकि बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया गया, इसीलिए सवाल भी खड़े हुए और कई उंगलियां बाबा रामदेव की ओर भी उठी। साल 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब आई, गॉडमैन टू टाइको, जिसमें राजीव दीक्षित की हत्या और बाबा रामदेव से जुड़ी कई बातें भी कही गई। बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ कोर्ट में गए और दलील दे कि किताब में कही बातों से उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने बाबा रामदेव के दावों को स्वीकार करते हुए किताबों पर बैन लगा दिया। साल 2019 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ओर से इस केस को दोबारा खोले जाने के ऑर्डर भी दिए गए, लेकिन राजीव दीक्षित का मर्डर हुआ था या स्वाभाविक मौत, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। वैसे आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? राजीव दीक्षित की मौत स्वाभाविक थी या फिर एक सोची समझी साजिश? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।